इसकी बुक के चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फेयोल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लास्ट वीडियो में हमने 7 प्रिंसिपल्स को समझ लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे 8th प्रिंसिपल से, जो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो अथॉरिटी और पावर होगी वो सारी सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ही हाथ में होगी, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो सारी पावर ऑफ अथॉरिटी है वो बहुत सारे लोगों के बीच में उस इंडस्ट्री में डिवाइड कर दी जाएगी। तो फेयोल इस प्रिंसिपल में कहते हैं कि एक कंपनी में कभी भी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन या फिर कभी भी कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक इंडस्ट्री में दोनों सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और ये पूरी तरह डिपेंड करता है उस इंडस्ट्री की नेचर और उस इंडस्ट्री की साइज पर। जैसे कि अगर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर उसमें अगर हम कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी रखेंगे तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसे ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना काफी इजी रहेगा। पर ऐसा हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसलिए उसमें सभी चीजों को मैनेज करने के लिए पावर्स को डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है। साथ में अगर एम्प्लॉयज एक इंडस्ट्री में एफिशिएंट और स्किल्ड हो तो और उन्हें ट्रस्ट भी किया जा सकता हो तो उस कंडीशन में डिसेंट्रलाइजेशन करना प्रेफर किया जाता है। और अगर एक इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयज हैं वो इतने स्किल्ड ना हो, इतने एफिशिएंट ना हो और कम नंबर में भी हो, तो उस कंडीशन में सेंट्रलाइजेशन को प्रेफर किया जाता है। तो इसी तरीके से फेयोल एडवाइस करते हैं कि कभी भी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन या फिर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए एक इंडस्ट्री में, बल्कि दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जिसका अगर हम एक एग्जांपल लें तो अगर एक इंडस्ट्री है तो उसमें अगर सारी जो प्लानिंग और पॉलिसीज बनाने का जो काम होता है वो सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करती है और उनके अलावा कोई नहीं करते हैं, और उसके बाद जो सारा रूटीन जॉब्स होते हैं जैसे कि परचेज, सेल्स, इस टाइप के टास्क को पूरा करने की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो डिसेंट्रलाइज कर दें तो वो काम इजीली अकम्प्लिश किए जा सकते हैं। तो ये था एक एग्जांपल जिसमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों थे। इसका अगर हम एक और एग्जांपल लें तो इसे हम रिलेट कर सकते हैं इजीली हमारी गवर्नमेंट से। जैसे कि जो नेशनल गवर्नमेंट होती है वो सेंसिटिव मैटर्स जैसे डिफेंस, रेलवे, इस टाइप की चीजों को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ही रखती है, और इसके बाद के जो दूसरे मैटर्स होते हैं उनके लिए वो पावर को स्टेट गवर्नमेंट को भी दे देती है, और साथ में फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी और पावर्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को दे देते हैं। इस तरीके से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को फॉलो किया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के, जो कि हैं फर्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों पॉलिसीज को एक इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं तो हमें दोनों के जो बेनिफिट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसका जो सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट है वो है फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल। इसका मतलब है जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जो प्लानिंग, पॉलिसीज बनाने का जो मेजर काम होता है वो स्ट्रिक्टली टॉप लेवल के हाथ में होता है, इसीलिए जो टॉप लेवल का जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है वो उसी पर रहता है। और उसके बाद जो ऑपरेशनल लेवल पे जो रूटीन जॉब्स होंगी उसका अगर हम पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दें तो ऑपरेशनल लेवल पर फास्ट डिसीजन मेकिंग देखने को मिलती है। क्योंकि अगर हम रूटीन जॉब्स के लिए बार बार टॉप लेवल के पास जाएंगे तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, पर अगर हम क्विक एक्शंस लेंगे क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी है उसी जगह पर उस टास्क को पूरा करने की, तो इसीलिए इसमें फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है और इसमें टाइम भी सेव होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो। इसका फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम छोटी छोटी रूटीन जॉब्स के लिए भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास जाएंगे तो इसमें काफी टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और सबके लिए अगर हम टॉप लेवल के पास जाएंगे तो उसमें बहुत डिले भी होगा हर डिसीजन को लेने में। इसका जो सेकंड कॉन्सिक्वेंस है वो है कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब है कि अगर हम पूरी तरीके से पावर्स और अथॉरिटी को डिवाइड कर दें लोगों में तो हो सकता है कि कुछ लोग उन अथॉरिटीज का मिसयूज करें और अपने पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ जाएं अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को छोड़ के, जिससे एक कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है और उनकी अथॉरिटी का मिसयूज भी होगा। तो ये था 8th प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम डिस्कस करते हैं 9th प्रिंसिपल को, जो है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है या फिर जो चेन ऑफ सुपीरियर्स है वो हमेशा हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक में ही इंफॉर्मेशन पास होनी चाहिए उसमें,
और फेयोल कहते हैं कि ये जो चेन है हाईएस्ट लेवल ऑफ रैंक से लोएस्ट लेवल ऑफ रैंक तक ये हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, और जो इन्फॉर्मेशन है हमेशा इसी ऑर्डर में पास होनी चाहिए और बीच में किसी को भी स्किप नहीं किया जाना चाहिए। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 6 लोग हैं A, B, C, D, E और F, तो इसमें जब भी इंफॉर्मेशन को पास करना होगा तो A जो कि हाईएस्ट लेवल पे है उसे हमेशा इंफॉर्मेशन पास करनी चाहिए B को, जो उसके बाद पास करेगा C, फिर D, फिर E, फिर F। इस ऑर्डर में ही हमेशा हाईएस्ट से लोएस्ट लेवल तक इंफॉर्मेशन जानी चाहिए और बीच में किसी को भी स्किप नहीं किया जाना चाहिए। पर साथ ही में फेयोल ये भी कहते हैं कि कभी कोई अर्जेंट टास्क हो या फिर कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन हो जिसे अर्जेंटली पास करना हो, तो इस कंडीशन में एक शॉर्टकट भी क्रिएट किया जा सकता है जिसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं। इसमें कोई भी 2 एम्प्लॉय जो भले कोई भी पोजीशन पे हो वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हैं बिना स्केलर चेन को फॉलो किए। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमेशा टॉप लेवल से पहले मिडिल लेवल के पास जाएगी, मिडिल लेवल से फिर लोअर लेवल के पास जाएगी। ये हो गई स्केलर चेन। और अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जो अर्जेंटली पास की जानी चाहिए तो उस कंडीशन में कोई लोअर लेवल से भी, जैसे कि कोई वर्कर डायरेक्टली सीईओ को भी कांटेक्ट कर सकता है उस अर्जेंट टाइम के लिए, और नॉर्मली ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इसका फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट है सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके एक लाइन से आगे जा रही है, जिसके कारण उसका सिस्टमैटिक फ्लो हो रहा है। जो सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट है वो है नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप फ्लो हो रही है स्केलर चेन से और हर एम्प्लॉय को वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इससे कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आता है। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं होता जिसे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हो। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस इस प्रिंसिपल को फॉलो न करने के, जिसमें फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है देयर मे बी कम्युनिकेशन गैप्स। इसका मतलब है कि अगर कभी भी कोई भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से डायरेक्ट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कांटेक्ट करके उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, तो इस कंडीशन में जो मिडिल लेवल है उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और हो सकता है इसके बाद उनमें कोई कम्युनिकेशन गैप्स आ जाएं लोअर लेवल ऑफ मिडिल लेवल में, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से पास नहीं हुई है। इसका जो सेकंड कॉन्सिक्वेंस है वो है नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो अगर हम वापस वही सिचुएशन लें जिसमें टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टली लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कांटेक्ट करता है, तो इसमें जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है उसमें कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जो टॉप लेवल होता है उसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी रहती है और उसके बाद मिडिल लेवल और उसके बाद लोअर लेवल। पर इस कंडीशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को मिल रही है। इसका मतलब है कि हम शायद ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। तो इस कंडीशन में कंफ्यूजन्स अकर हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, और इस कंडीशन में ये क्लियर भी नहीं हो पाता है कि किसके पास ज्यादा अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं 10th फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो इस प्रिंसिपल में फेयोल कहते हैं जैसे कि हर किसी मटेरियल की एक स्पेशल अलग से प्लेस होनी चाहिए और हमेशा उस मटेरियल को उसी जगह पर रखा जाना चाहिए, वैसे ही एक एम्प्लॉय की हमेशा एक परमानेंट सीट होनी चाहिए और उस एम्प्लॉय को कभी भी वहां से हटाना नहीं चाहिए, ताकि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट न हो किसी भी एम्प्लॉय को ढूंढने में या फिर किसी भी मटेरियल को ढूंढने में। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी की भी एक फिक्स्ड प्लेस नहीं है, किसी भी एम्प्लॉय की, किसी भी वर्कर की या फिर किसी भी मटेरियल की कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है, तो कभी भी किसी को अगर ढूंढना हो तो उसे बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उस एम्प्लॉय को ढूंढने में, क्योंकि उसकी कोई फिक्स प्लेस नहीं है। पर अगर उस एम्प्लॉय की एक फिक्स प्लेस होगी तो जिस आदमी को उसे इन्फॉर्मेशन पास करनी होगी वो जल्दी से वहां पर जाकर उसे इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इसमें काफी टाइम भी बचता है और काफी एनर्जी भी बचती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के। जो फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट है वो है नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन और मटेरियल। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी मटेरियल को हमें ढूंढने में अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो हमें किसी को भी ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन सबकी एक फिक्स प्लेस हमें पता है। और जो सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट है वो है स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन होगी उसकी वर्किंग काफी स्मूथ रहेगी, उसमें कोई भी कंफ्यूजन्स नहीं होंगे, जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली पास हो सकेगी और इसी तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन काफी स्मूथ और सिस्टमैटिक तरीके से वर्क कर पाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं तो। इसका फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि अगर
हर एम्प्लॉय की कोई फिक्स प्लेस नहीं होगी, तो सीधी सी बात है किसी को भी अगर उसे ढूंढना हो तो उसे काफी एनर्जी और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसे ढूंढने के लिए, जिससे काफी टाइम और एनर्जी का वेस्टेज होगा। जो सेकंड कॉन्सिक्वेंस है वो है नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट द राइट टाइम। हो सकता है किसी को कोई इन्फॉर्मेशन अर्जेंटली पास करनी हो, पर क्योंकि उसकी कोई फिक्स प्लेस नहीं है और उसे ढूंढने में काफी टाइम लगता है, तो हो सकता है कि जो राइट टाइम होगा उस इन्फॉर्मेशन को पास करने का वो उनके हाथ से चला जाए और इससे काफी लॉस भी हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये था 10th मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसके बाद जो 11th प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इस प्रिंसिपल में फेयोल कहते हैं कि हर एम्प्लॉय को काइंड और फेयर ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, साथ ही में सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि एक एम्प्लॉय तभी अपने मैक्सिमम एफर्ट्स पुट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जब उसके साथ काइंडनेस के साथ ट्रीट किया जाए। क्योंकि अगर हम एक एम्प्लॉय के साथ काइंडनेस से नहीं रहें और दूसरे एम्प्लॉयज के साथ बायस्ड रहें उस एम्प्लॉयज के कंपैरिजन में, तो हो सकता है वो डीमोटिवेट हो जाए और अपने मैक्सिमम कैपेसिटी से वर्क नहीं करे, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन को काफी नुकसान हो सकता है। इस प्रिंसिपल में फेयोल कहते हैं कि इक्विटी का मतलब होता है कि हर एम्प्लॉय के सेम डिसिप्लिनरी रूल्स होने चाहिए, लीव रूल्स होने चाहिए, इस टाइप के रूल्स सभी के सेम होने चाहिए बिना किसी ग्रेड, पोजीशन या जेंडर को कंसीडर किए हुए। साथ ही में फेयोल ये भी कहते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट से ये मतलब नहीं है कि एक टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाले आदमी को भी एक वर्कर जितनी ही सैलरी मिलनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यही है कि उन सभी का ट्रीटमेंट इक्वल होना चाहिए। साथ ही में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में जो इक्विटी का मतलब है वो है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, कास्ट, बिलीफ और नेशनैलिटी, जिसका मतलब है कि सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। जिसका हम एक नॉर्मल एग्जांपल लें तो जैसा कि हम देखते हैं जो सक्सेसफुल बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसमें काफी सारे नेशंस के अलग अलग टाइप के लोग काम करते हैं, और इन ऑर्गेनाइजेशन का इतना सक्सेसफुल होने का रीजन यही है कि वो सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं, चाहे उनकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, वो उन्हें इक्वली ही ट्रीट करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के, जो है फर्स्ट, एम्प्लॉयज गेट सेटिस्फाइड। इसका मतलब है क्योंकि हम सभी एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं तो वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे और वो अपने काम को अच्छे से करेंगे। और जो इसका सेकंड पॉजिटिव इफेक्ट है वो है मोटिवेट द एम्प्लॉयज एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। क्योंकि सभी के साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो एम्प्लॉयज होंगे वो भी मोटिवेटेड रहेंगे और अच्छे से काम करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में और उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट एफर्ट्स पुट करने की कोशिश करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस इस प्रिंसिपल को वायलेट करने के, जो कि है डिससैटिस्फैक्शन इन एम्प्लॉयज। इसका मतलब है कि अगर हम एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे, बायस्ड रहेंगे एम्प्लॉयज को ट्रीट करने में, तो जो कुछ एम्प्लॉयज होंगे वो डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे और वो अच्छे से अपने काम को पूरा नहीं करेंगे। जो सेकंड कॉन्सिक्वेंस है वो है इंक्रीज इन टर्नओवर। इसका मतलब है कि अगर हम एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं तो हो सकता है वो अपने जॉब्स को छोड़कर चले जाएं, जिससे जो टर्नओवर होगा एम्प्लॉयज के चेंज होने का एक ऑर्गेनाइजेशन में वो काफी बढ़ जाएगा, जिससे एक को काफी लॉस होता है। जो थर्ड कॉन्सिक्वेंस है वो है अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। क्योंकि जो सुपीरियर हैं वो सबऑर्डिनेट को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप हो वो भी बिगड़ जाए। हो सकता है फिर जो सबऑर्डिनेट्स हो वो भी अपने सुपीरियर्स को रिस्पेक्ट नहीं करें और इस तरीके से उनके रिलेशन काफी अनहेल्दी हो जाते हैं। तो ये था 11th प्रिंसिपल